नमस्कार। हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियाँ और उन्हीं उपलब्धियों में सबसे पहले हमारा बिंदु है स्थापत्य कला। ठीक है, और स्थापत्य कला के रूप में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के इतिहास में अपने सुनियोजित नगर निर्माण के लिए प्रसिद्ध रही है। ठीक है, किसके लिए? सुनियोजित नगर निर्माण के लिए प्रसिद्ध रही है। अब ये जो नगर निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हुआ करता था, उसमें नगर है वो दो भागों में बंटा होता था करीब करीब। ठीक है, इनमें एक होता था पूर्वी क्षेत्र और एक होता था पश्चिमी क्षेत्र। जो पश्चिमी क्षेत्र होता था वहाँ दुर्ग या गढ़ी का निर्माण किया जाता था, और दुर्ग या जो गढ़ होता था वहाँ पर राजा, पुरोहित या अन्य प्रशासनिक अधिकारी वर्ग है वो रहते होंगे। ठीक है, ऐसा संकेत लगाया गया है या ऐसा माना गया है कि वो ऊंचे चबूतरे पर रहते थे। जबकि नीचे का जो पूर्वी दिशा के अंदर नगर होता था वो सामान्य लोगों का नगर होता था। ठीक है, यानी पूर्व के अंदर जो नगर था सामान्य नगर था, जो समतल भूमि पर सामान्यतः होता था और ये सामान्य लोगों का था। तो ऐसा माना गया है कि यहाँ उच्च वर्ग रहता होगा और यहाँ सामान्य वर्ग रहता होगा। नगर की हम सड़कों की बात करें, ठीक है, तो देखिए नगर की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहाँ काटती थी? समकोण पर काटती थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो शतरंज पट की भांति थी, यानी नगर है वो शतरंज पट की भांति बसा हुआ था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब ये जो सड़कें हैं उन सड़कों की जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई 9 से लेकर 34 फीट तक पाई गई है। ठीक है, यानी सिंधु घाटी समाज के अंदर सड़कों की चौड़ाइयाँ कितनी थी? 9 से 34 फीट, क्योंकि एक सड़क है वो 34 फीट चौड़ी पाई गई है। इस 34 फीट चौड़ी सड़क को राजमार्ग कहा गया है या राजमार्ग माना गया है। और वहीं सड़कों के साथ यदि हम कालीबंगा की बात करें, ठीक है, तो कालीबंगा की सड़कों की बात करें तो उनकी सड़कों का माप इस प्रकार था। देखिए, आपको 18 का पहाड़ा है वो लिख लेना है। ठीक है, ये देखिए फिर 1.8, 3.6, 5.4 और 7.2 मीटर। ठीक है, इस प्रकार ये कालीबंगा की सड़कों की साइज थी या चौड़ाई थी। ठीक है, और जहाँ तक गलियों की बात है, ठीक है, देखिए गलियाँ हैं वो प्राय 1 मीटर से, कहाँ से? 1 मीटर से 2.2 मीटर तक हुआ करती थी। और सड़क पर मकान के दरवाजे नहीं खुलते थे। ये खास बात थी कि दरवाजे गली की तरफ ही खुलते थे, जबकि आधुनिक युग में मकान के दरवाजे सड़क की तरफ खुल रहे हैं। नेक्स्ट हम इसी नगर नियोजन में ईंट देखें। देखिए, यहाँ के समाज के अंदर या सभ्यता के अंदर हमें पक्की ईंटें मिली हैं और ईंटों का जो माप था वो था 1:2:4। इस अनुपात में बड़ी ईंटें मिली, यानी बड़ी ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:4। और सामान्य जो ईंटें थी वो किस माप की थी? ठीक है, 7.5 × 15 × 30 इंच इस माप की थी। और जो बड़ी ईंटें जिसके द्वारा परकोटा बनाया जाता, देखिए परकोटा कहाँ बनाते थे? हमने देखा कि ऊंचे भाग पर चबूतरे पर दुर्ग या गढ़ बनाया जाता था, और जो गढ़ बनाते थे उस गढ़ के चारों ओर चौड़ी मोटी दीवार बनाई जाती थी, वो होता था परकोटा। और परकोटे के अंदर जो ईंटें इस्तेमाल की जाती थी वो सामान्य से बड़ी ईंटें होती थी। उनका अनुपात क्या होता था? 10 × 20 × 40 इंच का अनुपात होता था।
ठीक है। और सभी ईंटें कैसी थी? सभी ईंटें पक्की थी। और यदि हम आधुनिक मिस्र की बात करें, ठीक है, तो मिस्रवासी भी उस वक्त वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। यानी मिस्र की सभ्यता भी एक प्राचीन सभ्यता है, वहाँ के लोग भी पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जबकि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये तो थी नगर की बात, सड़क की बात। अब हम इसके साथ देखते हैं नालियों की व्यवस्था। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर निर्माण के साथ नालियों के लिए भी प्रसिद्ध रही है। और नालियों की बात करें, देखिए प्रत्येक घर से नाली निकलती थी और ये नाली मुख्य सड़क है उस सड़क के साथ मिल जाती थी। ठीक है, यानी प्रत्येक घर से निकलने वाली नाली है वो सड़क के पास बनी नाली के अंदर अपना पानी ले जाती थी। ठीक है, और ये जो घर से निकला गंदा पानी है उस पानी को उस नाली तक पहुंचाने के लिए जगह जगह उस नालियों के अंदर मेन होल क्या बने थे? मेन होल या तरमुखे बने थे, जिनके द्वारा नालियों में पानी प्रवेश करता था। और उन्हीं नालियों में जगह जगह क्या बने थे? चेंबर या यूँ कहें सोस गर्त बने हुए थे। क्या बने थे? चेंबर या सोस गर्त। अब ये जो चेंबर बने हैं जगह जगह, उन चेंबरों के कारण कूड़ा करकट यहाँ रुक जाता था और पानी के बहाव में कोई दिक्कत नहीं आती थी। और इन कूड़ा करकट को समय समय पर साफ कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। कहीं कहीं नालियों में इन चेंबरों के पास सीढ़ियाँ बनी थी ताकि यहाँ उतरा जा सके। ठीक है, तो नालियाँ उचित व्यवस्था के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नालियों की इसमें देखने को मिलती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के घर की बात करें तो घर किस प्रकार का होता था? देखिए प्रत्येक घर में लगभग 3 से 4 कमरे हुआ करते थे। ठीक है, और उस घर में स्नानागार, प्रत्येक घर में लगभग स्नानागार, शौचालय, ठीक है, और पाकशाला, पाकशाला अर्थात रसोई प्रत्येक घर में पाई गई है। और एक खास बात थी कि प्रत्येक घर में करीब करीब कुआं मिला है। ठीक है, ये एक अलग बात है कि प्रत्येक घर के अंदर जल स्रोत के रूप में कुआं मिला है और घर के मध्य में आंगन पाया गया है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि नगर नियोजन में और क्या खास बात थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के अंदर और भी बहुत कुछ विशेषताएं थी। उन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हम देखेंगे विशाल स्नानागार की व्यवस्था। विशाल स्नानागार, ठीक है, देखिए जो विशाल स्नानागार है वो सिंधु सभ्यता के एक क्षेत्र मोहनजोदड़ो की एक महत्वपूर्ण इमारत है। ठीक है, तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण भवन के रूप में प्राप्त हुआ है। ये जो भवन मिला है वो 39 फीट लंबा है और 28 फीट ये चौड़ा है। ठीक है, और इसकी गहराई लगभग 8 फीट है। ठीक है, यानी 39 फीट लंबा, 28 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा हमें ये विशाल स्नानागार मिला है। इस प्रकार ये इसका आकार या माप है। ठीक है, अब इसके 3 तरफ बरामदे बने हुए हैं। कितनी तरफ बरामदे बने हुए हैं? 3 तरफ बरामदे बने हुए हैं। और उत्तर दिशा की तरफ जो बरामदा है वहाँ यहाँ 9 स्नानागार भी बने हुए हैं। ठीक है, तो उत्तरी दिशा की तरफ इस स्नानागार के 3 तरफ बरामदे हैं। उत्तरी तरफ जो बरामदा है उस तरफ 9 क्या बने हुए हैं? 9 स्नानघर, छोटे स्नानघर बने हुए हैं। ठीक है, और
इसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक है। और पास में ही कुएं के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि कुएं से इसके अंदर जल भरा जाता होगा और यहाँ से इस जलाशय से जल के निकास की व्यवस्था भी पता चली। इसका मतलब इसको कुएं के पानी से समय समय पर भरा जाता रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार ये ईंटों की सीढ़ियाँ हैं और ये विशाल स्नानागार है, 3 तरफ बरामदे हैं और इसका जो फर्श है, इसकी दीवारें हैं, वो ईंटों से बनी हुई है। इस प्रकार ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। इस स्नानागार से ये संकेत लगाया जाता है कि शायद यहाँ धार्मिक रूप से सामूहिक स्नान किया जाता होगा। नेक्स्ट नगर नियोजन में हम देखते हैं विशाल अन्नागार, ठीक है। देखिए विशाल अन्नागारों की जहाँ तक बात है, ये अन्नागार हमें हड़प्पा से भी मिले हैं और हमें मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। दोनों स्थानों से हमें अन्नागारों की प्राप्ति हुई है। जो अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो हमें अन्नागार मिला है वो किस आकार का है? 45.71 गुणा 15.23 मीटर। इस माप का अन्नागार हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। और हड़प्पा से जो अन्नागार मिला है वो अन्नागार सबसे बड़ा अन्नागार है, ठीक है। यानी मोहनजोदड़ो का जो हमें अन्नागार मिला है वो हड़प्पा वाले से छोटा है और हड़प्पा का जो अन्नागार मिला है वो मोहनजोदड़ो से बड़ा है और जिसका आकार क्या है? 55 गुणा 3 मीटर, ठीक है। यानी ये 55 मीटर लंबा तो 43 मीटर चौड़ाई का है। अब देखिए ये जो हड़प्पा का जो अन्नागार है वो 2 भागों में बंटा हुआ है। यानी मुख्य सड़क है, उसके दोनों तरफ 6 की संख्या में अन्नागार बने हुए हैं। कितनी संख्या में? 6 की संख्या में ये अन्नागार बने हैं। और इन अन्नागारों के बीच में जो जगह है वो 23 फुट है। यानी परस्पर ये अन्नागार 23 फुट की दूरी पर बने हुए हैं। और ये अन्नागार है वो चबूतरे पर बने हैं। किस पर बने हैं? चबूतरे पर बने हैं ताकि पानी से ये खराब न हो, ठीक है। और इस अन्नागार का जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार रावी नदी की तरफ था, ठीक है। इस प्रकार ये हड़प्पा के सबसे बड़े अवशेष मिले हैं अन्नागार के रूप में। इसी प्रकार के जो अन्नागार है वो हमें मेसोपोटामिया के क्षेत्रों से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये है विशाल अन्नागार, जहाँ संभवतः अनाज है वो रखा जाता होगा और उससे समय समय पर वितरित किया जाता रहा होगा। तो ध्यान रखें, जो अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों से मिले, लेकिन बड़ा कौन सा है? हड़प्पा वाला है। 6 की संख्या में हड़प्पा वाला है। अब है विशाल जलाशय, ठीक है। देखिए विशाल जलाशय है, उसके साथ साथ दूसरा हम देखें विशाल स्टेडियम। ये दोनों ही जगह हमें कहाँ से मिली है? धोलावीरा से। विशाल जलाशय और विशाल स्टेडियम हमें धोलावीरा नामक क्षेत्र से अवशेष के रूप में या पुरातत्ववेताओं को प्राप्त हुई है। ये धोलावीरा है कहाँ? धोलावीरा गुजरात का एक क्षेत्र है। ध्यान रखें, सर्वाधिक पुरातात्विक अवशेष है हमें गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ धोलावीरा से हमें छोटे बड़े करके 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये उस समय की तात्कालिक जल संग्रहण व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी देते हैं, यानी उस समय भी जल संग्रह का एक महत्वपूर्ण कार्य होता होगा। और दुर्ग के दक्षिण में देखिए, ध्यान रखिए, जो ये सिंधु सभ्यता के क्षेत्र थे वो इस प्रकार, ठीक है, पूर्व
और पश्चिम, दो भागों में बंटे होते थे। पूर्वी क्षेत्र के अंदर ऊपर भाग होता था, वहाँ दुर्ग बना होता था। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ऊपर हिस्सा होता था जहाँ दुर्ग होता था, जो वरिष्ठ लोग रहते थे। जबकि नीचे जो पूर्वी क्षेत्र था वो समतल था, वहाँ सामान्य जनता रहा करती थी। ये यहाँ के नगरों की विशेषता रही है। तो दुर्ग जो यहाँ बना है, उस दुर्ग के दक्षिण में, ठीक है, शिला को काटकर, दुर्ग के दक्षिण में शिला को काटकर एक जलाशय बनाया गया था। और ये जलाशय है वो 95 × 11.42 × 4 मीटर, इस माप का या इस आकार का जलाशय मिला है। कहाँ से? धोलावीरा में, दुर्ग के दक्षिण में। और वो भी कैसे बनाया गया है? एक शिला को काटकर बनाया गया है। तो ये जल संग्रहण की एक अच्छी व्यवस्था कहाँ से देखने को मिली है? धोलावीरा से हमें देखने को मिली है। धोलावीरा से हम बात करते हैं किसकी? स्टेडियम की। देखिए, धोलावीरा से ही एक स्टेडियम मिला है। यदि हम पूरी दुनिया की बात करें तो स्टेडियम केवल धोलावीरा से ही प्राप्त हुआ, बाकी कहीं से स्टेडियम के साक्ष्य नहीं मिले। और ये स्टेडियम है वो 283 × 45 मीटर माप का है, ठीक है, यानी 283 × 45 मीटर माप का है। और दर्शकों के चारों तरफ बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं, स्थल बने हुए हैं, ठीक है। और जो समारोह स्थल है वो दुर्ग की प्राचीर, इस प्रकार ये दुर्ग है और दुर्ग की चारों तरफ प्राचीर होती थी। तो स्टेडियम का जो समारोह स्थल था वो दुर्ग की प्राचीर से सटा हुआ था, उसके जुड़ा हुआ था। और ये जो स्टेडियम के साथ जुड़ा हुआ था समारोह स्थल, वो 12 मीटर चौड़ा था। कितने मीटर चौड़ा समारोह स्थल था? 12 मीटर चौड़ा समारोह स्थल था, जो किससे? दुर्ग की प्राचीर की दीवार के संपर्क में था या उससे जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशाल गोदीबाड़ा, ठीक है, विशाल गोदीबाड़ा। देखिए, विशाल गोदीबाड़े की जहाँ तक बात करें, ये हमें मिला है लोथल से। विशाल गोदीबाड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। देखिए, लोथल भी है वो कहाँ से मिला है? गुजरात से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और लोथल का अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला, ठीक है। और ये जो विशाल गोदीबाड़ा मिला है लोथल में, वो पक्की ईंटों के ढांचे पर बना है। यानी किस प्रकार की ईंटें ली गई है? पक्की ईंटों का ढांचा बनाकर ये बनाया गया है। क्या चीज़ है? विशाल गोदीबाड़ा। इसी गोदीबाड़े को देखिए, S राव है, उसने पुरातत्व विद्या ही है ये, इन्होंने ही इस पक्की ईंटों के ढांचे को गोदीबाड़ा डॉकयार्ड, ठीक है, नाम दिया है। ये बंदरगाह का एक भाग होता है, ठीक है। तो गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड नाम किसने दिया? पक्की ईंटों से बने ढांचे को, तो वो दिया पुरातत्व वेता S राव के द्वारा दिया गया। ये जो विशाल गोदीबाड़ा मिला है, ठीक है, इस विशाल गोदीबाड़े की हम आकार की बात करें तो ये लगभग 214 मीटर चौड़ा है और लगभग 36 मीटर 214 मीटर लंबा है और 36 मीटर चौड़ा। यानी माप इसका आकार क्या हो गया? 214 × 36 मीटर, ठीक है। अब ये विशाल जो गोदीबाड़ा 214 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है, इसके उत्तरी भाग में प्रवेश द्वार था, ठीक है। और प्रवेश द्वार है वो कितने मीटर चौड़ा था? लगभग 12 मीटर चौड़ा था। और इसी तरफ भोगवा नदी थी। कौन सी नदी थी? लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है और इसके उत्तरी भाग की तरफ ही भोगवा नदी थी। तो ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। संभवतः यहीं से पानी और जहाज़ों का आगमन शायद इस गोदीबाड़े के अंदर होता था, ठीक है। और इसकी जो वर्तमान गहराई है वो 3.3 मीटर है, ठीक है। विशाल गोदीबाड़ा जो हमें
कहाँ से मिला है लोथल से, उसकी वर्तमान गहराई कितनी है 3.3 मीटर। ठीक है, और इस गोदीबाड़े के बारे में एस राव क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो गोदीबाड़ा है वो फिनीसिया और रोम के गोदीबाड़ों से भी बहुत ही प्राचीन और विकसित प्रकार का गोदीबाड़ा है। और आज वर्तमान गोदीबाड़े की बात करें तो वर्तमान में जो विशाखापट्टनम का गोदीबाड़ा है, कहाँ का, विशाखापट्टनम का गोदीबाड़ा है, उससे बड़ा गोदीबाड़ा लोथल का है। ठीक है, तो लोथल का गोदीबाड़ा वर्तमान के विशाखापट्टनम के गोदीबाड़े या डॉकयार्ड से बड़ा है।